मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। आप कभी अपनी कमिटमेंट से आगे पीछे नहीं हो सकते। हमें किसी भी क्लाइंट से उस बेस पे कोई भी प्रोजेक्ट में एडिशनल चार्ज नहीं। हमारी फील्ड में विजन के बिना कोई चीज़ है ही नहीं। 10 रुपीज़ की चीज़ पड़ रही है तो हम लोग उसको 11 रुपीज़ में देंगे। ये सिंगल टाइम बिजनेस नहीं है। और जो पुरानी गुडविल है उससे भी काफ़ी बुकिंग जनरेट होती है। जितना क्लियर रहेंगे ट्रांजैक्शंस में, कमिटमेंट्स में, उतना आपको लोगों का आपके ऊपर फेथ बना रहेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक इमर्जिंग रियल एस्टेट की स्टोरी जो भारत देश के हर कोने तक, हम जानते हैं कि 22 से ज्यादा देशों में हमारे ये चैनल, ये वीडियोस देखे जा रहे हैं। और आज का वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक ऐसे रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, एक ऐसे रियल एस्टेट सीईओ के साथ हम आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने पिछले 26 साल से नागपुर में 1000 से ज्यादा रेसिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर किए हैं। 1996 में इनके पिताश्री, जिनकी लीडरशिप के अंतर्गत ये ग्रुप शुरू हुआ देवराज धवन जी के अंडर, और आज इनके दोनों बेटे पंकज धवन और चेतन धवन ये इस ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं। इस ग्रुप का नाम है क्रिएटिव होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फ्रॉम नागपुर। और आज हम बात करने वाले हैं इस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज धवन जी से। तो पंकज धवन जी, मैं स्वागत करता हूं आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर इस सीरीज में, इस बुक में। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जिसे भारत का हर टॉप रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर जवाब दे रहा है, जिससे आने वाले 10 साल में हमारा जो मिशन है कि 2030 तक भारत में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाए, एम्पावर किया जाए। और जो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज है जो इस पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से बिल्डर्स ने यूज की है, जो हमारे भारत के रियल सुपर हीरोज है, रियल गेम चेंजर्स है, उनकी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी उन लोगों तक पहुंचे जो नए शुरू कर रहे हैं, या तो बहुत दिनों से उनका बिजनेस शुरू तो है पर उन्हें ग्रोथ नहीं मिल रही है। उन सब के लिए ये इंटरव्यू एक अमृत की तरह साबित होंगे जो उनके बिजनेस को एक नया जीवन प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ जर्नी, मतलब स्कूलिंग से लेके कॉलेज लाइफ और रियल एस्टेट में कैसे आए आप, क्या आपकी हॉबीज है? सर मेरा स्कूलिंग जो है नागपुर के ही खड़वी चौक एरिया श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ है। तो स्कूलिंग के बाद मेरा कॉलेज जो था वो डिस्ट्रिक्ट कॉलेज, वहाँ से कंप्लीट हुआ है। और इन 12th स्टैंडर्ड वाइल वर्किंग यानी वाइल स्टडिंग ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। वो टाइम पे पापा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो जस्ट एक एडिशनल सपोर्ट के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया था। धीरे धीरे फिर उसी से बिजनेस में। सुपर्ब। सो रियल एस्टेट में जब आपकी एंट्री हुई तो क्या आपने बचपन से डिसाइड कर लिया था कि रियल एस्टेट में करियर बनाना, या पहले कुछ और सपने थे आपके? नहीं सर, मैंने एग्जैक्टली ये सोचा नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन का ही काम आगे करूंगा। बट एंड ऑफ द डे ये थॉट हमेशा से माइंड में था कि अगर मैं कुछ भी बिजनेस करूंगा तो वो कोइंसिडेंटली कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड रहता ही रहता है। मैं समझे अगर कंस्ट्रक्शन के अलावा भी अगर कोई बिजनेस करता तो भी एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट बोलो या कुछ फंडिंग या सब चीज रियल एस्टेट से रिलेटेड रहता ही रहता था। तो मेरा ये चीज तो हमेशा माइंड में था कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का मुझे नॉलेज रखना ही रखना है। बिकॉज अगर मैं रियल एस्टेट में नहीं होता, कोई दूसरी फील्ड में भी होता, तो भी एनीवेज उसके डॉक्यूमेंटेशन बोलिए या वो मार्केट से रिलेटेड डे टू डे हर किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में उसका काम पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ही मैं रियल एस्टेट में इन्वॉल्व होना था मुझे, और धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो रियल एस्टेट में जब आपकी एंट्री हुई तो मुझे एक बात बताइए कि आपके लिए चैलेंजिंग रहा, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए उस समय जब आपने शुरू किया, जब अंकल की तबीयत खराब थी और आपने बिजनेस टेक ओवर किया या ध्यान देना शुरू किया, तो क्या चैलेंजेस उस समय फेस किया आपने? चैलेंजेस सेम मिल रहे थे एज कम्पेयर टू बाकी न्यू कमर्स, मेरे लिए इजी था। बट थोड़े बहुत चैलेंजेस ये था उसमें कि फादर की तबीयत खराब थी, तो मेरे लिए एंड ऑफ द डे काफ़ी चीज़ें बिगनिंग एक वो रीज़न से भी था। और उसके बाद में ऐसा था कि मेरे स्टार्ट करने के पहले थोड़ा हम लोग लैंड डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा चले गए थे इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैंने जब ज्वाइन किया तो मैंने वापस से कंस्ट्रक्शन फील्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए मैंने ज्वाइन किया। तो इसलिए फिर वहाँ से हम बोल सकते हो कि हमारे जर्नी का एक सेकंड फेज हमने स्टार्ट किया। तो इसलिए थोड़ा चैलेंजेबल भी था बट काफी एंजॉयबल था।
चलिए, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें आपकी जर्नी की जानेंगे और हमारी ऑडियंस को पता चलेगा कि कैसे इतनी यंग एज में आपने इतना बड़ा काम किया है। मतलब जैसे मैं क्योंकि मैं भी नागपुर से हूँ, मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, तो पंकज जी को मैं पहले से भी जानता हूँ, इनके काम को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम तो रिसर्च पूरे इंडिया में करते ही है, तो धवन ग्रुप के साथ भी हम लोग क्रिएटिव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ हम लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है, जानते हैं उनके बारे में, उनकी मेहनत को देखा हुआ है। तो इतनी कम एज में आप ये सब जो सुन पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि डेडिकेशन से इन्होंने काम को शुरू किया और इनके सभी प्रोजेक्ट्स में ये बहुत अच्छी क्वालिटी लोगों को देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और इनकी ऑडियंस ही इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनती है। आगे बढ़ते हैं, क्रिएटिव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को हम तो जानते हैं, पर हमारी ऑडियंस को हम आपके तरफ से बताना चाहेंगे कि क्या प्रोडक्ट हम अभी बना रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, कितने आने वाले हैं, वो सब डिटेल्स मैं जानना चाहूंगा। करेंटली अभी 2-3 फील्ड में चल रहा है। जैसे मेरा एक प्रीमियम सीरीज का जो प्रोजेक्ट है वो मेरा एक रामदास पेट में है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के पास है। Okay. तो उसमें हमारे पास 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK में ऑप्शंस है। वेरी गुड। और क्या रेंज में जाते हैं ये फ्लैट्स आपके प्रीमियम रेंज के? उसमें 3 BHK का स्टार्टिंग कुछ 1.7 CR से स्टार्टिंग है, अराउंड 3.4 CR तक 4 and 5 BHK। ओके ओके। हमारे पास एक मिड सेगमेंट और है जो कि साई मंदिर के ऑपोजिट वर्धा रोड पर गजानन नगर है। अच्छा। उसमें हमारे पास 2 and 3 BHK दोनों ऑप्शंस है। ओके। 2 BHK का स्टार्टिंग कुछ अराउंड उसमें 60 लाख से है, और 3 BHK का स्टार्टिंग कुछ 85 लाख से है। ओके। ये हमारा मिड सेगमेंट हो गया। फिर हमारा एक और टाउनशिप प्रोजेक्ट है गोरेवाड़ा में, जो कि कुछ अराउंड 550-600 यूनिट्स का है। ओके। वो हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट है, जिसमें 2 BHK का स्टार्टिंग अराउंड कुछ 30 लाख से है और अप्रोक्सीमेटली कुछ 34 लाख तक वो 2 BHK जाता है। 3 BHK है वो कुछ 42 लाख से स्टार्टिंग है, कुछ अराउंड 46-47 लाख तक जाता है। सुपर सुपर। इसका मतलब प्रीमियम से लेकर अफोर्डेबल तक हर सीरीज में आप लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सुपर सुपर। तो बहुत सीखने वाली बात है दोस्तों। एक बात को समझिए, चाहे आप वाराणसी से हो, चाहे भागलपुर से हो, चाहे आप उज्जैन से हो, चाहे भोपाल से हो, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, भारत के सेंटर में नागपुर, और नागपुर में प्रीमियम से लेके अफोर्डेबल रेंज तक हर कैटेगरी के प्रोडक्ट आज क्रिएटिव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारी लीडरशिप की चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका इन्फ्लुएंसर और मेंटर कौन रहा है? कोई तो होंगे जिन्हें आप बहुत मानते होंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, या जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसी रही आपकी ये सीखने की स्टोरी। सर, एक इन्फ्लुएंसर या मेंटर नहीं है, मैं 2-3 लोगों का इसमें नाम लूंगा। ओके। फर्स्ट मैं इसमें मेरे फादर का नाम ऐड करूंगा, बिकॉज फादर से जो चीज मैंने सीखा है, तो मेरे फादर ने ज्वाइन किया था और उनका एक ही हमेशा से पर्सपेक्टिव था कि हम लोग किसी को भी अगर चीज देंगे तो जेन्युइन होनी चाहिए, रीजनेबल रेट का होना चाहिए, और हम लोग जो भी वैल्यूज रखेंगे वो बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। आप जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा होना चाहिए, और कभी भी फाइनेंसिस को लेके अगर हम लोग भले उसमें लॉस भी क्यों ना बेयर करें, बट हमको वो चीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया। एक वो वैल्यूज मैंने फादर से सीखा। फिर यंग एज में ही मैं फादर के साथ में एक बारी जो नागपुर के टॉप मोस्ट बिल्डर है कॉन्क्रीट डेवलपर्स, उनके ऑफिस गया था। ओके। उनके एमडी सर है संजय पहलेवार जी, तो मैं अंकल से फर्स्ट टाइम मिला था, तो उनको देख के काफी इंस्पिरेशन मिली थी कि नागपुर के टॉप बिल्डर है और उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और वो उनके प्रोजेक्ट से दिख रहा था। तो वो टाइम पे लग रहा था कि नहीं, मुझे भी काफी आगे जाना है, तो वो एक इंस्पिरेशन रहे है मेरे लिए। बहुत बहुत अच्छी बात। और मैं आपको बताना चाहूंगा पंकज जी कि अभी तक हमने जितने भी टॉप इंटरव्यूज लिए हैं, वो रियल एस्टेट आइकॉन्स क्यों ना, कई लोगों ने अपने फादर से, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से चीजों को सीखा, उसे इम्प्लीमेंट किया। तो वैसे ये कल्चर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रियल एस्टेट के फैमिलीज इंडिया में, उन्होंने इस कल्चर को फॉलो किया कि अपने फादर से सीखा और उसे इम्प्लीमेंट किया। और जैसा आपने नागपुर के टॉप बिल्डर के बारे में बताया, तो बिल्कुल उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है हमारा, बहुत जल्द हम उनका भी इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो यही तो है इस बुक की खासियत, यही तो है इस पूरे कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट गेम चेंजर शो की खासियत, कि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें ला रहे हैं। जैसे आपने बताया कि कभी लॉस हो जाए चलेगा, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी कुछ भी हो, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखना है। ये सब चीजों को देखकर ही आज आप इतने सारे क्लाइंट्स तक पहुंच पाए और इतने सारे घर लोगों को दे पाए। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर द लीडरशिप स्ट्रेटजीज यू आर इम्प्लीमेंटिंग? क्या आप लीडरशिप की स्ट्रेटजी अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं? करीब करीब जैसे पिछले इतने सालों में आपने कम से कम 1000 वेंडर्स, लेबर्स, एम्प्लॉयज, इनको अलग अलग तरीके से इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, तो क्या आपका लीडरशिप हमेशा रहा, मंत्र क्या रहा? इसमें सर इस तरह से रहा, जैसे अगर मैं जो भी मेरे वेंडर्स हो गए इन सब की बात करूँ, तो मेरे पास जो भी करंट एम्प्लॉयज है वो काफी ओल्ड, मींस ऑलमोस्ट मेरे फादर के टाइम का सेटअप किया हुआ है। अच्छा। तो मींस जैसे मेरे स्टील वाले जो स्टील प्रोवाइडर हो गए, वो मोर देन 26 ईयर से हमसे कनेक्टेड है। बहुत तो वो फिर हमारे जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गए, वो भी सिंस फर्स्ट प्रोजेक्ट आज तक हमारे साथ एसोसिएटेड है। अच्छा। इस तरह के काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, जो एसोसिएटेड सिंस स्टार्टिंग हमसे अभी तक साथ काम कर रहे हैं। अब इतने साल से काम करते हुए कोई फाइनेंशियल्स का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हमें उनका नेचर ऑफ वर्किंग पता है, उन्हें हमारा नेचर ऑफ वर्किंग, और कभी रेट्स को लेके भी कभी इश्यूज नहीं रहते हैं। मींस इतना पुराना है तो उन्हें भी पता है कि बिल्कुल जो वर्किंग है वो बिल्कुल घर जैसे हो रहा है। ओके। और लेकिन बीच में कुछ चीजें हम लोगों ने इम्प्रोवाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो हमने वो भी चीजें अपने इसमें इंक्लूड किया है। यानी कुछ वेंडर्स थे जिनका वर्किंग स्टाइल थोड़ा मुझे नहीं ठीक लगा था, तो हमने वो थोड़े बहुत चेंजेस लाए। ओके। तो सबसे बड़ा लीडरशिप मंत्र आपका ये रहा कि आपने अपनी टीम को हमेशा साथ रखा। आपके फादर के जमाने से जो कॉन्ट्रैक्टर्स और वेंडर्स अभी भी, उसमें से कई लोग आपके साथ अभी भी काम कर रहे हैं। वेरी गुड, सुपर सुपर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, हमने भी देखा है। हमने तो कुछ ऐसी कंपनीज भी इस इंटरव्यू के दौरान हमें मिली जहां 60 साल से वो लोग काम कर रहे, और कुछ लोगों ने 18 साल की उम्र में उनकी कंपनी को ज्वाइन करके 58-60 में रिटायरमेंट तक रियल एस्टेट कंपनी से लिए। तो आप भी उसी राह पर चल रहे हैं, हमें दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वन कैन एनहांस सेल्फ परफॉर्मेंस? ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक सीईओ को, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को खुद का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। तो खुद को एनर्जी लेवल को अच्छा रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए क्या आप सक्सेस रिचुअल या हैबिट का रेगुलर इंप्लीमेंटेशन करते हैं? क्योंकि वैसे तो आप बहुत यंग, अभी तक के हमारे सबसे यंग मैनेजिंग डायरेक्टर भी मैं मान सकता हूँ, इतने स्मार्ट लग रहे हैं। तो क्या आप अपने आप पे इंप्लीमेंट करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल अच्छी बनी रहे, आपकी टीम भी आपसे इंस्पायर हो? ऐसा आप खुद क्या रिचुअल और प्रैक्टिसेस करते हैं? अपनी एनर्जी मेंटेन करने के लिए मैं सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट मैं अपने बैक पर फोकस करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल 1 ईयर बैक मैं कहाँ स्टेज पर था और करंट में क्या हूँ। तो मुझे अगर दिखता है कि नहीं मैं कुछ पहले से इम्प्रूव हूँ, तो मुझे और उससे एनर्जी मिलती है, मैं और आगे काम करने के लिए और एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अपने बैक में आपके परफॉर्मेंस को देखकर, उसे एनालाइज करके आपको और एनर्जी मिलती है कि आपको इस साल और अच्छा परफॉर्म करना है। और कोई स्पेशल रिचुअल आप फॉलो करते हैं, मतलब एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिम, कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलर बेसिस? मेरे हॉबी क्रिकेट है, तो अच्छा। मेरा ऑलमोस्ट 4 और 5 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट मेरा क्रिकेट होता ही है। तो मेरा मॉर्निंग शेड्यूल अराउंड 6:15 से स्टार्ट होता है। सुपर। मतलब आप स्पोर्ट्स के थ्रू अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं रियल एस्टेट स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूं, तो इस सेक्टर में 1000 फ्लैट बनाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जर्नी शुरू की, कुछ लोगों ने बंद कर दी, कुछ लोगों ने गैप दे दिया, कुछ लोगों का गैप में वर्क शुरू रहता है लेकिन रेगुलर नहीं चलता। तो रियल एस्टेट में सक्सेस मंत्रा आपके जैसा अगर किसी और को करना हो काम, तो आपको क्या लगता है, क्या है वो सक्सेस मंत्र? मुझे पर्सनली 10 इयर्स हो गए इस फील्ड में। ओके। मैंने सबसे प्लस अपनी फील्ड में सबसे पॉजिटिव वे जो मेरे लिए सबके दिमाग आए हैं, वो ये था कि हम जो है कमिटमेंट वैल्यूज में आपका आता है कि आप क्या उन्हें कमिट करते हैं, वो एग्जैक्टली आप चीज डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया। साथ में आपके जो भी अमाउंट फाइनेंसेस और ये सब चीजें है, मींस उसमें कभी भी आप आगे पीछे नहीं होने चाहिए। जितना क्लियर रहेंगे ट्रांजैक्शंस में, कमिटमेंट्स में, उतना आपको लोगों का आपके ऊपर फेथ बना रहेगा और उतना ही आपको बेनिफिट उसका फर्दर फ्यूचर में रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, इसे ध्यान दीजिए, पंकज जी ने एक बहुत बड़ी बात छोटे से शब्दों में कह दी कि जो कमिटमेंट आप करते हैं प्रोजेक्ट बनने से पहले,
प्रोजेक्ट बनने तक, पोजीशन तक, डिलीवरी तक जब आप कमिटमेंट को निभाते हैं और उसके बाद भी अगर आपने सर्विस रिलेटेड कोई कमिटमेंट दिया है, जब आप उसे फॉलो करते हैं तो ही लॉन्ग टर्म बेस आप बना सकते हैं, अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपका मेंटर आपके घर के लोग हो, जब आप ऐसे लोगों से सीखते हो जिनका उस सिटी में सबसे बड़ा नाम हो, तो नो डाउट आप उस राह पर चलने की कोशिश करते हैं जिससे वो लोग वहां तक पहुंचे। बहुत अच्छा आंसर सर, थैंक यू सो मच इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज रियल एस्टेट में आते हैं, कभी कभी ऐसा मानते हैं और परेशान करते हैं। जैसे कोरोना आने से 1.5-2 साल भारत में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया, आपको कैसा था वो तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। उसके बाद फिर अलग अलग रूल्स रेगुलेशन जैसे जीएसटी आ जाता है, रेरा एक्ट के आ जाने के बाद, तो इन सब का आप पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा? आपको क्या लगता है, इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपने कैसे डील किया इसके साथ? सर, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रेरा से, बिकॉज आपने जो भी दोनों तीनों चीजें बताई इसमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ था वो रेरा था। तो रेरा आने से मैं आपको अपनी फील्ड का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे लिए काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उससे। बिकॉज जो चीज हम लोग इनिशियली क्लाइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो चीज हमारे एंड से रेरा अपने आप में एक हेल्प करता है। एक बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे कमिटमेंट्स हमारे क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। और रेरा एनीवेज बेनिफिशियल इसलिए है कि लोगों का भी ट्रस्ट उसमें बना रहता है, आपको भी पता है कि आपको क्या टाइम में क्या क्या चीजें देनी है, आप कभी अपनी कमिटमेंट से आगे पीछे नहीं हो सकते। क्लाइंट के लिए भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो भी बिल्डर्स के पास्ट एक्सपीरियंस और ये सब चीजें रेरा साइट से देख सकता है, उनका कितने टाइम में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, कब कंप्लीट हुआ है। इसलिए रेरा का हमारे इसमें काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बेस्ट चीज उसमें ये थी कि हमने कभी भी जो चीज कमिट की है उसमें मोस्टली पीछे कभी हटे नहीं, इसलिए कभी उसमें हमारे लिए कोई एक सिंगल कंप्लेन आज तक नहीं है रेरा में। तो हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइड थी रेरा आने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोरोना और जीएसटी का कैसा इम्पैक्ट आप पे रहा? रेरा के बाद जो चीज इम्प्लीमेंट हुई थी वो थी जीएसटी। जीएसटी के सर ऐसा है, जैसे इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम उसमें एप्लीकेबल हुई थी, तो वो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड थी, बिकॉज उसमें अकाउंट्स और ये सब चीज का ट्रबल बहुत ज्यादा हो चुका है। उसके बाद नॉर्मल इसमें आया जिसमें 45 लाख बिलो मींस जो भी अफोर्डेबल सेगमेंट प्रोजेक्ट थे उसमें वो 1% एप्लीकेबल हुआ, एंड अबाव 45 लाख जो भी आपके बजट के फ्लैट थे उसमें 5% जीएसटी लगता है। तो अभी ओके है, मींस उसका मीडियम है, मींस बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है उसका। ओके। जीएसटी के बाद मेजर अभी जो पॉइंट आता है वो आता है कोरोना का। तो कोरोना के बाद से सर सेल्स में बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, सेल्स तो काफी अच्छी ग्रो हुई है उसके बाद, लेकिन सिर्फ हम लोग जो थोड़ा इशू फेस कर रहे हैं वो मटेरियल की कॉस्टिंग पर फेस कर रहे हैं। ओके। बस जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग कमिटमेंट बेस्ड सब चीजें कर रहे हैं। लास्ट ईयर कोरोना टाइम पे हमने ऑलरेडी अराउंड कोई 150 यूनिट्स सेल किए। आज तक हम लोग उसी रेट कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस आगे चल रहे हैं। ओके। भले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट में कितना भी ह्यूज डिफरेंस आया है, हमने किसी भी क्लाइंट से उस बेस पे कोई भी प्रोजेक्ट में एडिशनल चार्ज नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। वो हम लोग भी ये मटेरियल का इशू तो डेफिनेटली फेस कर रहे हैं, बट हम लोग वो अभी तक भी अपने क्लाइंट्स पे नहीं आने दे रहे हैं। रीजन ये कि जितना हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमसे ज्यादा आज भी सर्विस क्लास वो इश्यूज फेस कर रहे हैं। सही बात। तो वो चीज देखते हुए हम लोग वही होप कर रहे हैं कि थोड़ा प्राइसिंग में रिलीफ मिलना चाहिए, ताकि जो चीज हमें लॉस आगे दिख रहा है एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ रिकवर हो। बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए, मैं अपनी ऑडियंस से बताना चाहूंगा और मैं पंकज जी आपको भी बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े लेवल के जो गवर्नमेंट की नार्को कमेटी है, NARDO नार्डो कमेटी के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी इसमें इंटरव्यूज भी दे रहे हैं और वो हमारे इंटरव्यूज देख रहे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो अचानक से अभी पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइजेस बहुत बड़े हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल के रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन, अगर उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए तो मुझे लगता है बिल्डर और अच्छी कॉस्ट में प्रोडक्ट दे पाएगा। तो हो सकता है कल ये डेवलपमेंट मिनिस्टर हो भारत के या कैबिनेट मिनिस्टर हो, वो भी ये इंटरव्यू देखे, तो ये हमारी बात वहां तक जरूर पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उठाया इन सब चीजों से कि जो कमिटमेंट्स आपने स्टार्टिंग में किए थे
कि बहुत जरूरी चीजों पे आप ध्यान देते हैं, अपने कमिटमेंट्स निभाते हैं, सही रेट में सही प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं, वही सब बातें आपने यूज की इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। और इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आपने रेट बढ़ने के बाद भी अपने प्रोडक्ट के रेट ज्यादा नहीं बढ़ाए, अपने कस्टमर की पेन पॉइंट और प्रॉब्लम को समझते हुए कि सर्विस क्लास प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं पंकज जी, एक बात बताइए कि बचपन से कोई ना कोई स्टोरी ऐसी होती है जो हमें बहुत टच करती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होता है लाइफ में जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, या टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ भी होता है। तो ऐसी कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लिए जो कभी लाइफ में घटित हुई, वो रियल थी, शायद आपने कभी पापा को कोई डील करते हुए देखा, बहुत कुछ सीखे, चाहे कोई मीटिंग में आप गए वहां कुछ सीखे, या लाइफ में कभी तो कुछ घटित हुआ जो आपको लगता है जिसने बहुत इंपैक्ट किया आपकी लाइफ पे और आपके लाइफ को जीने के तरीके पे, ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहे अगर ऑडियंस के साथ। या कभी कोई क्लाइंट को डील आप कर रहे थे तो भी कुछ हुआ होगा और बहुत डिफिकल्ट क्लाइंट को आपने टैकल किया, तो वो सब कैसे किया आपने? सर स्टार्टिंग डेज में मैंने जैसे आपको बताया कि काफी स्ट्रगलिंग था। तो एनीवेज जब आप सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं तो वो क्लाइंटेल बनाना और वो सब चीज भी अपने आप में डिफिकल्टी रहती है। तो मैंने सब क्लाइंट्स को पर्सनली खुद हैंडल किया हुआ है। तो लेकिन उससे सबसे ज्यादा मुझे सीखने के लिए एक चीज मिलेगी, यंग एज से मैं क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता था। उनका रिक्वायरमेंट समझता था। तो आज भी अगर कोई मेरे पास क्लाइंट कभी भी डील में आते हैं तो मैं सबसे पहले उनका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट समझना चाहता हूँ, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट जब मुझे समझ आता है तो मैं उनको बेस्ट चीज सर्विस में दे सकता हूँ, उनको डिलीवर कर सकता हूँ। बहुत तो मैंने ऑलमोस्ट ये 9-10 ईयर्स में काफी क्लाइंट से डील किया है। और सबसे पहली चीज जो मैं यही समझता हूँ, मैंने सीखना चाहता हूँ हमेशा उनसे कि वो उनका रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट क्या है। तो मैंने यंग एज में ये चीज सीखी थी और वही मेरे लिए आज तक इंस्पिरेशन रहेगी कि मैं फर्दर फ्यूचर में कोई भी क्लाइंट से जब भी डील करूँ तो सबसे पहले मैं उनका रिक्वायरमेंट समझूंगा ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ उनकी चीज सजेस्ट भी कर पाऊँ और फिर डील कर। बहुत बहुत बड़ी बात। देखिए, छोटे से आंसर में बहुत कुछ कवर हो जाता है। मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, एक एडवाइजर है, एजेंट है, या कॉर्पोरेट लीजिंग में भी काम करते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपके बहुत काम का है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना और उसके बाद अपना प्रोजेक्ट या अपना प्रोडक्ट प्रपोज करना, ये चीज सबसे जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट अपना सीखने मिला आपकी स्टोरी से भी, जो आपने बताई, जो आपके लाइफ में इम्पैक्ट की। ऐसा मानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो डिग्रियां हम लेते हैं वो तो हमारे काम का होता है, लेकिन उससे ज्यादा काम का होता है जो लाइफ एजुकेशन हम लेते हैं, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, जो पढ़ाई हम करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे रीडर हो, लेकिन मैं जस्ट पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी किताब जिसने बहुत इम्पैक्ट किया, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी किताबें पढ़ते हैं। क्या कोई किताब कभी आपने पढ़ी अदर देन एजुकेशन जो बहुत आपको लगता है काम की है और बहुत मदद की आपकी लाइफ में? ऐसा कोई बुक का नाम आपको याद है? बहुत ज्यादा सर रीडिंग और इसमें नहीं हूँ। ओके। तो बुक्स वगैरह मुझे याद नहीं है कि मैं लास्ट रिसेंट चलेगा। मतलब ये भी कोई ऑडियो आपने कभी सुना हो किसी का बहुत इंस्पायर किया, या कोई टीवी सीरीज, कुछ तो कभी ना कभी ऐसा होता है जो चीज, जैसे किसी को शार्क टैंक बहुत पसंद है जो बिजनेस करते हैं। अब शार्क टैंक इंडिया में भी आ रहा है बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, जिसमें फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज एज अ मेंटर, एज अ जज है। तो ऐसा कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे हमारे जो आपको बहुत पसंद हो बचपन से, कोई सीरीज या जिससे आप सीखते थे? मूवीज ने भी बहुत कुछ सिखाया हमें लाइफ में, या कोई मूवी ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? अभी भी सर जब भी टाइम मिले तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस काफी चेक करता हूँ। ओके। तो उससे एक इंस्पिरेशन, एनर्जी बनी रहती है। एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है, उनके वीडियोस मैं बहुत बढ़िया रेगुलर देखते रहता हूँ। इवन आपके वीडियोस आपके जब भी शेयर होते हैं सर, मैं काफी बार वो भी चेक करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। जहाँ से थोड़ी भी चीज सीखने की मिले और काफी चीजें वो अपने बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो जब भी टाइम मिले तो मैं हमेशा वो चेक करता ही। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसी ही रियल एस्टेट की ऑडियंस है कि आज हमारे पास क्रीम टारगेटेड निश मार्केट रियल एस्टेट का इतना सारा ऑडियंस है कि 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। और इसीलिए हमने ये सीरीज का प्लान किया कि अब ये जो रियल इंफॉर्मेशन है, जो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट की जा रही है बिल्डर्स के द्वारा, सीईओज के द्वारा, क्यों ना उन इंफॉर्मेशन को लोगों तक लाया जाए। ऐसे ऐसी चीजें हमें पता चली कि लोग 100-100 किलोमीटर दूर 300 एकड़ का प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, 30-30 हजार लोगों के लिए पूरे एक विसिनिटी बना रहे हैं। तो किस थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने शुरू किया, क्या स्ट्रेटेजी अपने? आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो सीईओ से हमको
इंटरव्यू में पता चली, उसके ऊपर भी हम इंटरव्यूज और बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, कुछ फंक्शंस की ओर बात करते हैं रियल एस्टेट की, कि रियल एस्टेट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या रोल है और आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है? रियल एस्टेट में मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो भी जैसे हमारे पास भी मार्केटिंग एजेंसीज है जिनके साथ हम लोग एसोसिएट करके काम कर रहे हैं, उनका बहुत मेजर पार्ट प्ले होता है। बिकॉज आपके जो ग्रुप की क्वालिटीज है, जो आपकी कमिटमेंट्स है, वो आगे वो लोग ही फर्दर लेकर जाते हैं। राइट। मार्केटिंग से काफी इम्पैक्ट आपकी वर्किंग पे भी आता है। मींस अगर आपकी टीम, मार्केटिंग टीम जितनी पॉजिटिव, जितनी अच्छी है, कमिटमेंट बेस्ड रहेगी, आपका बिजनेस भी वो वैसे ही आगे विजुअलाइज होगा। सबसे बहुत बड़ी बात कही आपने कि आपके साथ काम करने वाली मार्केटिंग टीम भी जितनी आपके प्रति अच्छा काम करेगी, कमिटमेंट से काम करेगी, उतना ज्यादा रिजल्ट्स बढ़ेंगे। और मार्केटिंग ही वो चीज है जो आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है। बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। इसके बाद बात करेंगे सेल्स की। सेल्स को बैकबोन माना जाता है किसी भी इंडस्ट्री का, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में सेल्स का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो आपका जो सेल्स का मॉडल है वो कैसा है? एक रिसर्च बेस्ड हम ये पूरे देख रहे हैं कि भारत, एशिया में पूरे लोग सेल्स किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हम टीयर 2 सिटी के पार्ट है, आज नागपुर से आप बात कर रहे हैं, तो आपका जो सेल्स का मॉडल है वो क्या सिर्फ एम्प्लॉय सेल्स करते हैं ऐसा मॉडल है, या सिर्फ चैनल पार्टनर सेल करते हैं ऐसा मॉडल है, या कॉम्बिनेशन में हाइब्रिड मॉडल पे आप काम करते हैं जिसमें एम्प्लॉयज और चैनल पार्टनर दोनों सेल करते हैं? कैसा आपका वर्किंग? मेरा भी सर बोथ दोनों डिपार्टमेंट में वर्किंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऑलमोस्ट 26 इयर्स हो गए इसमें, तो काफी सारे लोग हमसे एसोसिएटेड, कनेक्टेड भी है। तो हमें वहाँ से लीड्स और वो जो पुरानी गुडविल है उससे भी काफी बुकिंग जनरेट होती है। प्लस जो हमारी सेल्स टीम है उनसे भी काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दोनों कॉम्बिनेशन होने से आपको एनीवेज बुकिंग्स में, सेल्स में काफी अच्छा बेनिफिट है। हम लोग करेंटली अभी दोनों टीम्स के साथ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट की तरफ। आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट रिलेटेड है डिसीजन मेकिंग से, मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपांशन से, तो मैनेजमेंट का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है? और एज ए स्ट्रांग मैनेजमेंट विजन कितना जरूरी होता है कंपनी के पास? विजन ही ऐसी चीज है जिससे आप आगे अपना फ्यूचर देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप बाकी सब चीजें प्लान कर सकते हैं। राइट। तो विजन हमारी फील्ड में, विजन के बिना कोई चीज है ही नहीं। देखिए हम लोग, अगर मैं पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो हम लोग एक रॉ लैंड लेते हैं जिसको हम लोग एक विजन देते हैं कि हम लोग उसमें ये प्रोजेक्ट प्लान करेंगे, उसमें ये साइजेस होना चाहिए। जो हमारा एक विजन है वो ही लोगों को पसंद आके तो एक प्रोजेक्ट बनता है। Right. तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा रहता है कि हम लोग एक लैंड भी जब ले तो एक विजन ही उसको एक प्रोजेक्ट बनाता है। बिकॉज अगर आपका ट्रू हमारे पास सक्सीड नहीं होने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर प्लानिंग फेलियर होता है, वो पर्टिकुलर एरिया में ये रिक्वायरमेंट है और अगर हम उससे बड़ा साइज बना देते हैं या उससे छोटा साइज बना देते हैं, वो भी आपके लिए एक ड्रॉबैक है। सिंस आपको मेजर पार्ट प्ले करता है बजट, तो आपको बजट के अकॉर्डिंग भी करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है विजन में ही आता है। सही, ट्रू, वेरी ट्रू। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है विजन। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डीप इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्या रोल है रियल एस्टेट? क्या जरूरी है कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए जाए? आप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, जैसे मैंने आपको अभी रिसेंट इसमें सब चीजें बताई कि हमारे पास आज भी काफी हमारे गुडविल और प्रीवियस कमिटमेंट इन प्लेस पे काफी ओल्ड क्लाइंटेल भी हमसे कांटेक्ट करता है। तो आप जितना कम कस्टमर रिलेटेड रहे, मींस उनकी देखिए प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगी वो जेन्युइन रहती है आज। और मैं इस माइंडसेट से करता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट में हम उन्हें जो आज एक फ्लैट दे रहे हैं, मे बी शायद वो सेकंड फ्लैट लाइफ टाइम ले भी ना पाए। अगर वो हमसे कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, मेंटेनेंस वाइज बोलिए या छोटी छोटी बहुत सी चीजें रहती है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं वो चीज सब कंप्लीट करके दे दूँ। बिकॉज उन्हें भी उनकी फील्ड से रिलेटेड ये इश्यूज नहीं है, इसलिए भी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज हमारे एंड से सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो हम लोग कमिटमेंट जो कस्टमर बेस है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यानी CRM, दोस्तों एक बात को समझिए, मैं सब ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है जिससे आप भी अपनी सिटी में, अपने स्टेट में
बहुत अच्छा नाम कर सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए जो आपको मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना कहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट तो रियल एस्टेट में शुरू भी नहीं करनी चाहिए जब तक आपको उसकी फिजिबिलिटी ना पता हो, जब तक उसका पूरा डिटेल आपके पास ना हो। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, स्पेशली लीगल ड्यू डिलिजेंस का क्या रोल है रियल एस्टेट? ये बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। आज भी हम लोग जैसे भी कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी न्यू एरियाज में हम लोग प्लान करते हैं, तो हम लोग काफी उसके पीछे रिसर्च हमारा इन्वॉल्व रहता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि विजन हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो विजन के पार्ट में आज हमें क्या चीज बनाना है, वो एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें सक्सेसफुल रहेगी, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उसमें रिसर्च और सारी चीजें करके ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। बिकॉज आपको जो पता ही नहीं है कि हमें क्या यूनिट कॉस्ट होना चाहिए, क्या साइज का वहाँ रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको सारी चीजें पता ही रिसर्च से चलेगी। बिल्कुल सही बात। हर प्रोजेक्ट को वर्कआउट करने के पहले रिसर्च उसके पीछे रहता ही रहता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डीप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी सभी ऑडियंस को कि कई बार बहुत सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं सिर्फ एक कारण की वजह से कि सही रिसर्च, सही ड्यू डिलिजेंस, सही लीगल टाइटल चेकिंग नहीं होती है। लोग आगे बढ़ जाते हैं, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ चीजें जो उन्हें पहले चेक करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, इसकी वजह से लॉस हो गया। तो जब कोई भी बिल्डर इतने बड़े लेवल पे आपको ये सब बातें बता रहे, तो इसकी महत्व को समझिए कि कितना जरूरी है एक अच्छा बिल्डर या डेवलपर बनने के लिए कि आप इन सब डिपार्टमेंट, इन सब फंक्शंस पे काम करें। सिर्फ एक या दो फंक्शंस पे ध्यान देकर नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है रियल एस्टेट सेक्टर में आगे, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? सर, वास्ट फील्ड है और आगे बहुत ऑप्शंस है ग्रो करने की सब चीज। बेसिकली सबसे ज्यादा हमें जो अभी स्कोप दिख रहा है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में दिख रहा है। अफोर्डेबल सेगमेंट का रिक्वायरमेंट मार्केट काफ़ी अच्छा है और आगे भी बहुत पॉजिटिव दिख रहा है हमें, बिकॉज गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है उसके लिए, जैसे सब्सिडीज और ये सारी चीज़ें हैं, ये अफोर्डेबल सेगमेंट में इजीली इम्प्लीमेंट हो जाती है और लोग भी काफ़ी पॉजिटिव है ये सब्सिडी को यूटिलाइज करके फ्लैट परचेज के। बहुत बढ़िया। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो चैलेंजेस तो हम लोग करेंटली ही फेस कर रहे हैं, जो मटेरियल रिलेटेड है। मटेरियल रिलेटेड इसके अलावा और कोई करंट चैलेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर थोड़ा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, मटेरियल की कॉस्टिंग और ये सब चीज़ें अगर रीजनेबल हो जाए, कुछ कम हो पाए पहले से, तो मार्केट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अच्छा हो। और हम लोग भी ट्राई करेंगे कि जो हमें बेनिफिट मिल जाए मटेरियल में भी, वो हम लोग आगे अपने क्लाइंट तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे लीगल ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने बताया कि अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अब मैं एक चीज की तरफ आता हूँ। भारत फेस्टिवल्स का देश है। हमारे देश में बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के। तो फेस्टिवल्स का क्या रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? आपको कैसा महसूस हुआ पिछले 26 साल की जर्नी? फेस्टिवल का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सर। जैसे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूं कि हम लोग एक अंदर से कोई भी फेस्टिवल हो, एक अंदर से एक हैप्पीनेस रहती है। तो जब अंदर से खुशी रहे तो आप सारी पॉजिटिव कुछ भी अच्छी चीज कहने के पहले, करने के पहले एक खुशी रहती है, जो आप हमेशा फेस्टिवल के टाइम मैक्सिमम लोग प्लान करते हैं। हमने भी लास्ट फ्यू ईयर से ये देखा है कि नवरात्रे हो गए, गणेश चतुर्थी हो गया, दिवाली, जो भी ऐसे अच्छे ओकेशंस है, ईद हो गया, तो काफी लोग इसमें पॉजिटिव में आगे बढ़ के चीजें प्लान करते हैं। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और ऐसा ही जवाब कई सीईओज ने दिया कि भारत में फेस्टिवल से सेल्स बढ़ती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी 2-3 क्वेश्चंस की तरफ कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट डे बाय डे बनता जा रहा है, स्पेशली डोमेन रिलेटेड। अगर फंक्शन और डोमेन, मतलब रियल एस्टेट में काम करने वाले डिफरेंट फंक्शंस और रियल एस्टेट का डोमेन नॉलेज, अगर इसके कॉम्बिनेशन से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो रियल एस्टेट कंपनियों पे आपको क्या लगता है कि आगे जाके कितना इंपॉर्टेंट है ये डिवीजन और सिस्टम बनाने का, अच्छे फंक्शंस को रन करने से क्या फायदा हो सकता है इस इंडस्ट्री? सर, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफी इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया कि जब भी मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स और इनको फॉलो करता हूँ। बिकॉज आप जितना ये फील्ड में सीखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना लर्न करेंगे,
उतना आपको वो चीज अपने बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सही, एकदम सही बात। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं कि थोड़ा अभी भी मैं बोलूंगा कि इंडिया में एक फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीजें चल रही है, बट फर्दर इसमें भी ग्रो है। मीन्स जितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स है, जितने भी ये सारी चीजें है, इसमें ग्रोथ उनके लिए भी है और हमारे लिए भी है। हम लोग जितना इसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, हम लोग ट्रेनिंग्स लेंगे, बिकॉज हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो चीजें सही है। तो वो इसलिए हमारे लिए भी ये सब चीजें सीखनी जरूरी है कि कुछ चीज इम्प्रूव करने से, बेटर करने से हम लोग और कितना ग्रो कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो ये चीजों से काफी ग्रोथ हमें भी मिलेगी। और मैं सबसे यही चीज बोलूंगा कि जहाँ भी हमें कोई ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलता है, कहीं कुछ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली हमें उस चीज के लिए जाना चाहिए, बिकॉज उससे आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, थैंक यू सो मच ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि इसी मिशन के साथ हमने ये रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज शुरू की है। ये बुक लिखने का प्रण लिया है कि आने वाले 10 साल में हम कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को सब्जेक्ट मैटर, डोमेन रिलेटेड ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिससे वो रोजमर्रा की जिंदगी में रियल एस्टेट में क्या इंप्लीमेंट कर सके, कैसे एक बिल्डर अच्छा बिल्डर बन सके, डेवलपर अच्छा डेवलपर बन सके, और एक मार्केटिंग एजेंसी एडवाइजर ग्रो कर सके। तो आखिरी सवाल इसी से रिलेटेड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि धीरे धीरे एक प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसीज का कल्चर आ रहा है। टियर 1 सिटीज में अगर आप देखेंगे तो इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम बिग मैनेजमेंट कॉलेजेस, IIM, IITs, यहाँ के बच्चे आज बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। चाहे नरॉक हो, जो आने वाली सीरीज में हम उनके भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, चाहे वो इन्वेस्टर क्लिनिक हो, चाहे स्क्वायर यार्ड हो, चाहे वो जस्ट हो, बहुत सारी कंपनीज एज अ मार्केटिंग एजेंसीज ग्रो कर रही है। और टियर 2 सिटीज में भी अब धीरे धीरे यही प्रोफेशनल मार्केटिंग का कल्चर आने वाला है। तो मार्केटिंग एजेंसीज एंड एडवाइजर्स को आप क्या फाइनल 2 से 3 टिप देना चाहेंगे कि एज अ बिल्डर आप क्या चीजें देखकर उन्हें सेलेक्ट करते हैं, या उन्होंने क्या करना चाहिए जिससे उनकी सेल बढ़ सके? जैसे मैं आपको बताया था सर कि मार्केटिंग टीम इटसेल्फ आपसे रिलेटेड रहती है। आपके जो थॉट्स है, आपके जो वे ऑफ वर्किंग है, वो आपके थ्रू वो लोग आगे लोगों को पोर्ट्रे करते हैं। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टीम को मैं यही देखता हूँ कि जो मेरे वर्किंग वैल्यूज है, जो मेरे वो आगे उनसे, उनके थ्रू क्लाइंट्स तक पहुंचे। तो हम लोग हमेशा मार्केटिंग टीम से इस तरह से वर्किंग करते हैं कि मैं अगर, मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं क्लाइंट को बेस्ट रेट दे पाऊँ। मीन्स हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपीज की चीज पड़ रही है तो हम लोग उसको 11 रुपीज में देंगे। अगर मुझे 9 रुपीज की पड़ रही है तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको 10 रुपए में दूं। वही चीज मैं मार्केटिंग टीम से भी एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज उससे सेल्स में आपको भी बेनिफिट मिलेगा, सेल्स में हमें भी बेनिफिट मिलेगा, और कंटिन्यूअस उसमें आपके पास कस्टमरशिप रहेगी। मींस आज हमारे पास, हमारी मार्केटिंग टीम के पास सबसे बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे से जो भी अगर एक क्लाइंट एक फ्लैट ले रहा है तो उसकी टीम से रिलेटेड, उनके ऑफिस कलीग, रिलेटिव से एटलीस्ट हमें 3, 4, 5 लीड्स जनरेट होती ही होती है। राइट, बिकॉज जो वैल्यूज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बेस्ट पॉसिबल रेट में देंगे, कमिटमेंट बेस देंगे, वही चीज हमारी टीम से भी आगे प्रोवाइड हो रही है। राइट, इसमें टीम बहुत मेजर पार्ट प्ले करती है, और टीम ने भी यही चीज हमेशा सोचनी चाहिए कि ये सिंगल टाइम बिजनेस नहीं है। अगर हम लोग आज किसी के साथ 1 टाइम वर्किंग कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें एटलीस्ट 5 to 10 टाइम वर्किंग करने का चांस है। बहुत बहुत सही बात कही आपने। मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा, सभी ऑडियंस को, कि ये वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है जो एक एमडी, एक डायरेक्टर, एक सीईओ रियल एस्टेट कंपनी का देखता है कि अगर उनकी टीम भी उनके तरीके से एथिकली चले, उनकी टीम भी उनकी तरीके से लॉन्ग टर्म सोचे, उनकी टीम भी उनकी तरीके से वही कमिटमेंट दे जो पॉसिबल है। कई बार मार्केटिंग एजेंसीज को अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए भारत देश में ऐसे रिसर्च में बहुत सारे आंसर्स हमें आए कि कभी कभी रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं सेल्स को बढ़ा। ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होगी, तभी ये सेक्टर ऑर्गेनाइज बन सकता है। वैसे भी पूरे भारत में आज भी कहा ही जाता है कि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पहुंचने के लिए जिम्मेदार आप और हम हैं। जब हम सीखेंगे, जब हम समझेंगे, जब इन चीजों को अपने जहन में उतारेंगे और इन्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, इंप्लीमेंट करेंगे, तभी भारत देश में अलग अलग तरीके का बदलाव देखने मिल सकता है। और इसी बदलाव के लिए रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज हम आप तक लेकर आए हैं। और मैं आज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी एंटायर टीम की तरफ से कि जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया
मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी क्रिएटिव बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम को और स्पेशली पंकज धवन जी को कि अपना कीमती समय देने के लिए, कि कितना अच्छा इंटरेक्शन हो पाया कि लाखों लोगों तक ये चीजें पहुंचेगी। सिर्फ भारत में नहीं, 22 से 10 देशों में, नेपाल, बांग्लादेश, कनाडा, यूएसए, हमारे एनालिटिक्स में हमें देखा जा रहा है कि ये वीडियोस को देखा जा रहा है। तो वहां तक हम लोगों तक ये चीजें पहुंचा सके, वो सिर्फ पॉसिबल हो सका कि आपने अपने कीमती समय दी और आंसर्स दी। तो थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।